नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। विजयनगर साम्राज्य का ये अपना दूसरा लेक्चर है और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम देख चुके थे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, फिर उसके आगे कौन कौन से राजवंश आते हैं विजयनगर साम्राज्य में और उन राजवंशों में कौन कौन से महान राजा आते हैं। उन महान राजाओं के काल में कौन से विदेशी यात्री जो थे उन्होंने उनके राज्य की यात्रा की थी। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। आज हम जो है कल जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है आज के लेक्चर में भी हम राजा ही डिस्कस करने वाले हैं, है ना। 2 वंश और बच गए ना अपने। हमने संगम वंश और सालू वंश हमने देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि किस प्रकार से तुलु वंश जो है उसकी नींव पड़ जाती है। तो शुरू करें आज का लेक्चर। हाँ जी, तो हमने क्या देख लिया था कि जो इम्माड़ी नरसिंह देव था, इम्माड़ी नरसिंह को मार के कौन, वीर नरसिंह बन जाता है राजा और किस वंश की स्थापना कर देते हैं, एक और नए महान वंश तुलु वंश की स्थापना ये कर देते हैं। पर देखो इतिहास गवाह है, जो भी आदमी ये मार काट करके हिंसा के दम से जो भी सत्ता में आया वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? देखो, एक तो जनता उसको मान्यता ठीक से नहीं देती थी, फिर वहाँ के जो मंत्री वगैरह होते थे वो भी उसको ठीक से मान्यता नहीं देते थे, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता था। तो वीर नरसिंह जो है भाई साहब ज़्यादा दिन तक ये साहब भी शासक नहीं कर पाए। जब तक ये राज्य में रहे तब तक आंतरिक कलह बनी रही है और बाहरी आक्रमण इसके राज्य में होते रहे। तो ये तो ऐसे ही हमारे राजस्थान में कहावत है, थारी छाछ मारा बेंगन करता करता ये तो मर जाता है। ठीक है, तो फिर इसका भाई होता है चचेरा भाई कृष्णदेव राय, ये बनता है राजा। और एक और महान राजा जो है एक विजयनगर साम्राज्य में अगर देखा जाए तो ये कृष्णदेव राय नाम का राजा है। ये बहुत ही महान राजा होता है, ये सबसे महान राजा आप कह सकते हो एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, और कृष्णदेव राय तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इस वंश का अगर तुलु वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाए ना, तो वो है कृष्णदेव राय। इसने 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इसने शासन भार अपना संभाला था। ठीक है, और विजयनगर के साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में इसकी गणना की जाती है। 1513 में इसने क्या किया, उड़ीसा का राजा जो था ना गजपति प्रताप रुद्रदेव, ये गजपतियों ने हमने देखा पहले भी विजयनगर साम्राज्य वालों को बहुत परेशान किया था। तो गजपति वाला जो राजा था उड़ीसा का राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव, उसको ये हरा देता है, तब जाके उसको थोड़ी सी शांति मिलती है। ठीक है, फिर 1514 ईस्वी में उदयगिरी के किलों को भी ये जीत लेता है ना। और फिर उसने कोड़विदु और कोड़पल्ली पर भी अधिकार कर लिया। तो देखिए इसके बारे में आएगा ना कि एक महान शासक था, तो कैसे बताओगे आप कि उड़ीसा के गजपति राजा जो था प्रताप रुद्रदेव, इसको इसने हराया, उदयगिरी का किला इसने जीत लिया, कोड़विदु और कोड़पल्ली जो है उस पर भी इसने अधिकार कर लिया, है ना। इस प्रकार 1520 आते आते इसने जो गोलकुंडा और बीजापुर जो होते हैं उनको भी ये नष्ट भ्रष्ट कर देता है। ये गोलकुंडा और बीजापुर कहाँ होते हैं, ये बहमनी जो साम्राज्य होता है ना पहले, उसके ही बाद में टूट जाते हैं और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर, इस प्रकार के और छोटे छोटे शासन वहाँ पर शासक वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको भी इसने हरा दिया। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या कर देता है, इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैल जाता है। ठीक है, और इसके काल में कृष्णदेव राय के काल में पुर्तगाल का एक शासक हुआ करता था अल्बुकर्क। उसने इससे अनुरोध किया कि महाराज हम लोगों को एक किला बनाने की आप आज्ञा दे दो यहाँ पर, है ना। तो किला बनाने की आज्ञा इसने दी थी कहाँ पर, भटकल में, है ना। तो ये याद रखना, सीधा का सीधा ऐसा सेंटेंस उठ के आ जाएगा कि वह कौन सा राजा था जिसने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क के अनुरोध पर भटकल में दुर्ग के निर्माण की अनुमति दी थी। तो वो कौन था, कृष्णदेव राय, है ना। और ये भटकल कहाँ है, ये भटकल, ये देखिए ये भटकल रहा, है ना। तो एक कोस्टल सिटी हुआ करती थी, कोस्टल टाउन था, ये कोस्टल टाउन हुआ करता था ये, है ना। मैं लोकेशन इसलिए लेके आऊँगी आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, है ना। तो भटकल में ये अल्बुकर्क को किला बनाने की आज्ञा दे देता है। ठीक है, इसके काल में कौन आता है, डोमिंगो पायस। ये कहाँ का होता है, पुर्तगाल का यात्री होता है। डोमिंगो पायस जो है इसके काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है और वो विजयनगर साम्राज्य की और साथ ही साथ कृष्णदेव राय की बहुत तारीफ करता है
कि भाई साहब विजयनगर जैसा साम्राज्य तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, बहुत बड़ा शहर है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विजयनगर में नहीं मिलती हो, है ना। इस प्रकार से वो वर्णन करता है। कौन? डोमिंगो पायस। तो कृष्णदेव राय, है ना, तुलु वंश का था। ये भी एक बार क्वेश्चन बन गया था कि ये कृष्णदेव राय जो है कौन से वंश का था, तो ये था तुलु वंश का, है ना, तुलु वंश का था। इसने उड़ीसा के गजपति राजा को हराया, उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया, कोडविदु और कोडपल्ली पर इसने अधिकार कर दिया, बीजापुर गोलकुंडा को इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो एक महान राजा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और देखिए अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली एक शासक हुआ करता था अपने यहाँ भारत में। पुर्तगाली लोगों ने अपने यहाँ क्या है कि कुछ सैनिक बस्तियाँ यहाँ पर अपने यहाँ बना ली थी, है ना, उपनिवेश स्थापित कर लिए थे उन्होंने भी। सबसे पहले पुर्तगाली ही आते हैं भारत में व्यापारी के तौर पर। तो वो लोग भी इससे अनुरोध करते हैं कि महाराज हमें एक फोर्ट बना लेने दो, ताकि हमारी फैक्ट्री जो है उसकी हम रक्षा कर पाएँ। तो फोर्ट बनाने की अनुमति ये देता है। और डोमिंगो पायस नाम का एक पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आता है और इसकी बहुत तारीफ़ करता है, साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य की भी बहुत तारीफ़ करता है। ठीक है, ये हमें देखिए भटकल कहाँ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था सीधा सीधा, ये वाला सेंटेंस है ना, ये ऐसा क्वेश्चन बन गया था कि कृष्णदेव राय सॉरी कि कृष्णदेव राय एक महान योद्धा व कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा कला का संरक्षक था। कैसे? वर्णन करें। ऐसा क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी में मेंस में। तो आपको क्या कैसे बता देना, देखो गजपति राजा था प्रताप रुद्रदेव, उसको हरा दिया। उड़ीसा का राजा है, उसको हरा दिया इसने। उदयगिरी का किला जीत लिया कि नहीं जीत लिया। फिर कोडविंदु और कोडपल्ली को इसने जीत लिया। अब अपने उत्तर भारत वालों को दक्षिण भारत के नाम थोड़े अजीब से लगते हैं, पर नाम है ऐसे। कोडविंदु कोडपल्ली को जीत लिया। फिर गोलकुंडा और बीजापुर इनको भी ये शांत करा देता है। तो एक महान और कुशल राजनीतिज्ञ हुआ कि नहीं हुआ ये, है ना, हुआ। और कला का संरक्षक किस प्रकार से होगा कि देखिए वो खुद भी एक महान कवि था और इसके दरबार में बहुत सारे कवि हुआ करते थे। पूरा एक दरबार में तो पूरा जमघट हुआ करता था इसके दरबार में विद्वानों का। भी देखेंगे हम इसके दरबार में कौन कौन विद्वान हुआ करते थे। ये खुद भी एक विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नाम की एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी भाषा में? तेलुगु में। क्या लिखी थी? अमुक्त माल्यद नाम की पुस्तक इसने लिखी थी। और कल हमने देखा था देवराय द्वितीय, देखिए वो देवराय था, ये कृष्ण देवराय है, याद रखना आपको। देवराय द्वितीय ने क्या लिखा था? महानाटक सुधानिधि, है ना, और ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी। और ब्रह्मसूत्र पर टीका उसने लिखी थी संस्कृत भाषा में, और यह अमुक्त माल्यद लिख रहा है किसमें? तेलुगु भाषा में, याद रखना। अल्लासिन पेड्डना जो है इसका राजकवि था। और उसका राजकवि कौन था? कृष्णदेवराय द्वितीय का। और प्रथम का कौन था? श्रीनाथ था ना, याद रखना, एक चीज़ को भूल मत जाना। मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ एक बार। हाँ जी। तो अल्लासिन पेड्डना नाम का एक व्यक्ति था, इसका राजकवि हुआ करता था। और अल्लासिन पेड्डना ने क्या लिखा था? मनु चरित्रम की रचना उसने की थी, है ना। और उसने क्या लिखा था? श्रीनाथ ने हरविलासम लिखा था ना, हर विलासम। देखिए सब पीछे वाली चीज़ों को भूलना नहीं है। इसने क्या लिखा? मनु चरित्रम इसने लिखा अल्लासिन पेड्डना ने। और कृष्णदेव राय ने गोपुर टावर का निर्माण करवाया था। गोपुरम क्या हुआ करते थे? बड़े बड़े ऐसे टावर हुआ करते थे, मंदिर होता था ना, उस मंदिर में ऐसे टावर बना दिया करते थे। टावर मतलब एक दरवाजे का आपने देखा होगा, मीनाक्षी जो मंदिर है उसका आपने देखा होगा, है ना। सॉरी। फिर उसने नागलापुर नामक नगर एक बसा दिया उसने। और सिंचाई की और पानी की व्यवस्था के लिए उसने बहुत सारे तालाब बनवाए थे। जैसे दक्षिण भारत की ये विशेषता है कि वहाँ पर सिंचाई के लिए तालाब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। वाटर टैंक वहाँ बनाए जाते थे बड़े बड़े, ठीक है ना, उनसे सिंचाई की जाती थी। क्यों? क्योंकि पठारी वाला इलाका है, पथरीला इलाका है, तो वहाँ पर कुएँ खोदना इतना आसान नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसका दरबारी था एक तेनाली रामकृष्ण। तेनाली नाम का तो आपने नाम सुना होगा ना। हाँ, तो वही तेनाली राम जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करता था। और उसने क्या लिखा था? पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये पूछ लेगा तेनाली रामकृष्ण जो है वो किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय के काल में। तेनाली रामकृष्ण ने कौन सी पुस्तक लिखी, किसकी रचना की? तो पांडुरंग महात्म्य की उसने रचना की। और पांडुरंग महात्म्य की गणना तो 5 महाकाव्यों में की जाती है। जैसे रामायण महाभारत, वैसे पांडुरंग महात्म्य की गणना तो 5 महाकाव्यों में
की जाती है। और बाबर अपनी आत्मकथा लिखता है तो जो कि बाबरी, उसमें वो कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताता है कि भारत का एक शक्तिशाली राजा है कौन, बाबर, है ना। देखिए दक्षिण में वो विजयनगर साम्राज्य की ही सिर्फ वो अपने इसमें वर्णन करता है, और एक कहाँ का करता है, एक मेवाड़ का। मेवाड़ का राणा कौन होता है, सांगा। मेवाड़ के राणा सांगा को तो हरा देता है बाबर है ना। देखिए इसका काल भी आप देख सकते हो, विजय ने इसका कृष्णदेव राय का 1509 से 1529 ईस्वी, और बाबर कब हमला करता है, 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध तो उसके काल में होता है। तो ये इसके बारे में लिखता है, ये भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अष्ट दिग्गज हुआ करते थे इसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, है ना। तो वो अष्ट दिग्गजों के हम नाम देख लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा कहान में आपने पढ़ा होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है। तो अल्लाह सिंह पेडना राजकवि होता ही था, मैंने बता दिया, मनुचरितम इसने लिखी थी। फिर हरि कथा सरन समूह एक ये लिखी थी एक था नंदी तिम्मन, है ना, नंदी तिम्मन ने परिजात हरण लिखी थी। भट्ट मूर्ति, है ना, इसने क्या लिखी थी, नरस भूयालियम, नरस भूयालियम ये लिखी थी। एक था दुर्जटी, एक भाग्यगीर मल्लन, एक अच्युल राजू रामचंद्र, है ना, ये तो आपको याद रह जाएगा, अभी वो एक मूवी भी आई थी, है ना। फिर पिंगली सूरन, पिंगली सूरन आपको याद रखना है। तेनाली रामकृष्ण आपको याद ही रखना है। अल्लाह सिंह पेडना, नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, धुर्जटी ने कल हस्ती महात्म्य लिखी, और भाग्यगीर मल्लन ने राजशेखर चरित्र लिखी। अच्युलू रामचंद्र ने सकल कथा सार संग्रह लिखी। पिंगली सूरन ने राघव पांडवीय लिखी, और तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य लिखी। तेनाली रामकृष्ण ने क्या लिखी और अल्लाह सिंह पेडना ने क्या लिखी, ये तो आपको याद ही रख लेना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। साथ में बाकी का आप जो ना जो विद्वानों के नाम ध्यान रख लीजिएगा एक बार, नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, धुर्जटी, भाग्यगीर मल्लन, अच्युलू रामचंद्र, पिंगली सूरन, तेनाली रामकृष्ण, है ना, याद हो गए होंगे वैसे अब तक तो ताकि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ ये था कि नहीं था उसके दरबार में। उसके बाद में आ जाता है अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय मर जाता है, उसके बाद उसका भाई होता है अच्युत देव राय, वो बनता है विजयनगर साम्राज्य का राजा। और देखिए बहुत साल तक तो राजा अच्छा खासा राज भी करता है। फिर होता क्या कि बड़ा ही आलसी राजा होता है, बड़ा ही दुर्बल और अयोग्य शासक सिद्ध होता है। अब हमने देखा कि जब जब राजा अयोग्य शासक साबित होगा तो कोई ना कोई आदमी तो जो है सत्ता को अपने हाथों में लेगा, है ना। तो नूनी जिसके दरबार में आया था, किसके दरबार में, अच्युत राय के दरबार में नूनी आया था, और इसके काल में सत्ता किसके हाथों में हुआ करती थी, मंत्री जो राम राया था ना, राम राया जो होता था उसके हाथों में पूरी शक्ति हुआ करती थी, क्योंकि अच्युत देव राय तो कहाँ भाई साहब महाराज, मतलब नहीं था उन्हें कुछ ज़्यादा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मंत्री राम राय जो है उसने इसे हटाना चाहा, तो ये डर के मारे अच्युत देव राय क्या करता है, दो जगहों पर अपना राज्याभिषेक करवाता है, एक तिरुपति में, एक कालाहस्ती में। ये कालाहस्ती भी तिरुपति जो अपना जिला है आंध्र प्रदेश में, वहीं है कालाहस्ती भी तिरुपति जिले में ही है। तो इसने तिरुपति और कालाहस्ती में दो जगह ये अपना राज्याभिषेक करवाता है, क्योंकि इससे डर लगता है कि राम राय जो है ये मेरे को सत्ता से हटा देगा। और जब षड्यंत्र दरबार में होने लगे, तो जब देखिए दरबार हो कि घर हो, षड्यंत्र जब होने लगते हैं ना, तो सत्ता तो कमज़ोर होगी। इसकी वजह से बहुत सारे प्रतिद्वंदी दल जो है वो अस्तित्व में आ जाते हैं, और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, इसका फ़ायदा आसपास वाले भी उठाएंगे, भाई इसके पड़ोसी तो उठाएंगे, ठीक है। 1542 में क्या होता है, अच्युत देव राय की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका एक नाबालिग बेटा होता है वेंकट प्रथम जो है उसको राजा बना दिया जाता है। उसका संरक्षक कौन बन जाता है, उसका मामा तिरुमल। समझ आई आपको बात। अच्युत देव राय एकदम अयोग्य शासक था, ठीक है। राम राय इसके काल में जो शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी। एक दिन अच्युत राय मर गया, इसका बेटा बना वेंकट प्रथम राजा, और वेंकट प्रथम नाबालिग था, इसलिए उसका संरक्षक कौन बन जाता है, उसका मामा तिरुमल, ठीक है जी। थोड़े ही समय में होता क्या है कि अच्युत देव का एक भतीजा होता है सदाशिव, ठीक है ना। सदाशिव जो होता है वो क्या कर लेता है, बीजापुर का शासक और तिरुमल, ये दोनों के साथ वो साठगांठ कर लेता है। कौन, इसका भतीजा सदाशिव। ये एक तो बीजापुर का शासक होता है आदिल शाह, बीजापुर के शासक, प्लस ये तिरुमल इसका मामा,
है ना। तो तिरुमल के साथ ये सांठगांठ कर लेता है और सांठगांठ करके ये सदाशिव जो है वो बन जाता है विजयनगर का राजा। समझ में आ गया आपको? यहाँ समझा दो एक बार। अच्युतदेव राय कृष्णदेव राय के बाद में राजा बनता है। अयोग्य होता है, इसके काल में राम राय जो होता है उसके हाथों में शक्ति हुआ करती है। अब अच्युतदेव राय के बाद में बनता है इसका बेटा वेंकट प्रथम, है ना। वेंकट प्रथम बन जाता है राजा। अभी नाबालिग होता है, नाबालिग होता है ये, तो इसका संरक्षक बन जाता है इसका मामा तिरुमल, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक इसका भतीजा होता है, इसका भतीजा होता है अच्युतदेव राय का, उसका नाम क्या होता है, सदाशिव। सदाशिव जो है क्या कहता है, तिरुमल से को फ़ोन करता है कि तिरुमल एक काम करते हैं, मैं राजा बन जाता हूँ, मैं तुझे ये मंत्री पद दे दूंगा और ये इतनी जागीर दे दूंगा, तो इसको ठिकाने लगा दे वेंकट को। तो सदाशिव ने तिरुमल को अपने पक्ष में कर लिया। साथ ही साथ बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था आदिल शाह, है ना। आदिल शाह को भी फ़ोन करके बोल दिया, आदिल शाह तू भी मेरे पक्ष में आ जा। अभी दोनों को सदाशिव ने पक्ष में किया, वेंकट प्रथम को ठिकाने लगाया और राजा कौन बन गया, सदाशिव राय, इसका विजयनगर साम्राज्य का। कहानी समझ में आ गई आपको? आगे अब देखिए कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, है ना। जैसे राम राय जो था उसने सेना में मुसलमानों की बड़ी संख्या में भर्ती शुरू की थी। राम राय ने, वैसे तो हमने देखा कि देवराय प्रथम जो था ना, देवराय प्रथम वो भी सेना में मुसलमानों की भक्ति शुरू कर देता है सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में। फिर तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध हम देखेंगे। बहमनी साम्राज्य के जो उसके आप कह सकते हो कि बहमनी जो साम्राज्य था उसके बचे कुचे जो टुकड़े हुआ करते थे जो राज्य, उनके बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। उसमें सेवल नाम का एक आदमी होता है, वो उसका प्रत्यक्षदर्शी होता है कि हाँ ये युद्ध हुआ था, वो खड़े होकर देखता पहाड़ से उसको, ठीक है। युद्ध में रामराय के भाई तिरुमल ने वेनुकोंडा को राजधानी बनाया तथा सदाशिव को अपदस्थ कर अरविडु वंश की स्थापना कर दी। ये युद्ध हो गया तालीकोटा का। उसके बाद में राम राय जो है ना, उसका भाई तिरुमल, ये जो तिरुमल हमने देखा, उसने वेनुकोंडा को ये राजधानी बना लेता है और अरविडु वंश की स्थापना कर देता है। तो हमने कौन कौन से वंश देखे, संगम वंश, सालू नरसिंह ने सालू वंश, और तुलु वंश किसने, वीर नरसिंह ने, और अरविडु वंश। ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में होते हैं। अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था बताओ, देवराय द्वितीय काल में आया था। वो क्या लिखता है कि विजयनगर जैसा नगर तो इस पृथ्वी पर न तो मैंने देखा है कहीं, न ही मैंने सुना है। देखो या तो ये फेंक रहा था, भाई जिसके दरबार में रह रहा है तो फेंकेगा तो क्या होगा, राजा खुश होएगा, ये फेंक रहा था मेरे हिसाब से तो, या तो फिर इसने तो कुछ देखा नहीं था, है ना। हालांकि विजयनगर बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, बड़े राज्य बड़े नगर भी हुआ करते थे, पर ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पर कहीं नहीं हो ऐसा है। फिर फिरोज शाह, बहमनी और देवराय के बीच में युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है ना, क्योंकि फिर युद्ध के बाद में जब हार जाता तो इसे अपनी बेटी से शादी करानी पड़ती है। ग्रामीण लेखाकार जो हुआ करता था कावलगर, वो पुलिस अधिकारी था। फिर अब्दुल रज्जाक के अनुसार वेश्याओं से 12,000 फड़म जो है कर के रूप में प्राप्त होता था, जिसका वे कहाँ पर किया जाता था, पुलिस कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी वेश्याओं से कर ले लेते थे और पैसे किसको दे देते थे, पुलिस वालों को। और ये फणम, देखिए फणम है मुद्रा, ये फणम पूछ लिया था एग्जाम में एक बार कि ये फणम क्या है, तो फणम एक सिक्का या फणम मुद्रा हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य में। ये आपको याद रखना, फणम क्या था, तो फणम एक मुद्रा हुआ करती थी। तिरुमला देवी तथा चिंता देवी कृष्णदेव राय की 2 पत्नियां हुआ करती थी, एक तो तिरुमला देवी और एक चिंता देवी, ठीक है। फिर जो सभा होती थी उसको सभा, महासभा, उर तथा महाजन भी कहा जाता था। जो सभा हुआ करती थी उसको उर, महासभा, महाजन भी कहा करते थे। तलारी जो होता था गांव का पुलिसकर्मी या चौकीदार हुआ करता था। तो जो चौकीदार होता था पुलिसकर्मी उसको क्या कहते थे, तलारी। और शिष्ट नाम का एक कर लगाया जाता था जो राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। ये देख लिया आपने, ये मैंने आपको वैसे बता दिया, और एक बार इसको आप पढ़ लेना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखिए सदाशिव राव जो है वो बन जाता है राजा, और सदाशिव राजा बन जाता है, परंतु वास्तविक सत्ता किसके हाथों में रहती है,
राम राय के हाथों में रहती है ना। देखिए अच्युत देव राय के काल में भी राम राय का डर लग रहा था अच्युत देव राय को, ये मुझे सत्ता से हटा देगा, है ना। और ये जो राम राय है ये अनेक, इसने क्या किया, बहुत सारे जो कुलीन घराने थे ना उसको इसने नष्ट कर दिया। इतना भाई साहब ये चतुर आदमी होता ना कि ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनमें लड़ाइयाँ करवाता रहता है इधर का उधर। इसको भड़काएगा फिर इसके पक्ष में हो जाएगा, इसको भड़काएगा फिर इसके पक्ष में हो जाएगा। इस प्रकार का हुआ करता था ये राम राय, है ना। और इसके वंश के जो भी लोग थे उनको इसने ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया। राम राय ने पहले क्या किया, गोलकुंडा दरबार में इसने पहले सेवा करी थी। जो राम राय जो था ना, इसने गोलकुंडा दरबार में ये सेवा क्या इसने करी थी। फिर राम राय जो है उसके पुर्तगालियों के साथ संबंध जो है ना हमेशा मैत्रीपूर्ण के संबंध नहीं रहे। पुर्तगाली देखिए उस टाइम में क्या हुआ करता था कि अपना जो ये पश्चिमी तट था ना, ये भारत है ना अपना, तो ये जो पश्चिमी तट हुआ करता था यहाँ पर पुर्तगालियों का दबदबा हुआ करता था, है ना। तो पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध इसके हमेशा नहीं रहे। खासकर जो पुर्तगाली गवर्नर था मार्टिन लोकोन्स्को डिसूजा, उसके काल में, हालांकि 1547 में आते आते देखिए इसके काल में कौन, मार्टिन लोकोन्सो डिसूजा जो था, इसके काल में इसके संबंध मैत्रीपूर्वक नहीं रहते। पर जो दूसरा इसके बाद में अगला पुर्तगाली गवर्नर आता ना, जोआवड़ी कोस्ट्रो, वो राम राय के साथ संधि कर लेता है और घोड़े के व्यापार पर एकाधिकार कर लेता है। यानी ये लोग क्या करते थे, यहाँ से पश्चिमी जो अपने तट है बंदरगाह के, यहाँ से वो अरब देशों से क्या मंगाया करते थे, अरबी घोड़े मंगाया करते थे, ताकि युद्ध में वो अपने जो साथी राज्य हैं उनसे बेहतर स्थिति हासिल कर सकें, ठीक है। उसने अपनी कूटनीति और जो शक्ति थी उसके द्वारा अहमदनगर और बीजापुर में ये फूट उत्पन्न करवा देता है। ये क्या करता है, ये बड़ा ही चतुर आदमी होता है, इस भिड़ाने का, लड़ाने भिड़ाने का काम करता है ये, है ना। तो अहमदनगर और बीजापुर में ये क्या करा देता है, लड़ाई करवा देता है, फूट उत्पन्न करवा देता है 1552 में। और रायचूर और मुदगल दोनों पर ये अधिकार कर लेता है ना। मुदगल के किले पर भी अधिकार कर लेता है और रायचूर के किले पर भी अधिकार ये कर लेता है। और 1560 तक आते आते विजयनगर जो है वो दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति बन जाता है। राम राय जो है वो सदाशिव राय तो बैठा रहता है, पर राम राय सब कुछ करता रहता है। ये क्या करता है, इसके दुश्मन कौन को हुआ करते थे, बहमनी साम्राज्य वाले। और बहमनी साम्राज्य अलग अलग भागों में टूट चुका था तब, है ना। जैसे बीजापुर, ये बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तब देखेंगे, गोलकुंडा, अहमदनगर, है ना, और बीदर, बरार। तो ये क्या करता था, इनमें एक दूसरे से में लड़ाता रहता था। इसलिए क्या कि ये तो एक दूसरे में लड़ने में लगे रहते थे और फायदा किसे हो जाता था, इसके राम राय को हो जाता था, ठीक है। फिर 1543 में ये क्या करता है, बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर को और गोलकुंडा से संधि कर लेता है ये। यानी बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर और गोलकुंडा से ये संधि कर लेता है। मैं कह रहा ना, बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा में लड़ाता रहता है, कभी इससे संधि कर लेगा, कभी इससे, कभी इन दोनों को भड़का देगा, कभी इनको भड़का देगा, ठीक है। बाद में ये क्या करता है, अहमदनगर के विरुद्ध गोलकुंडा और बीजापुर को सहयोग दे देता है। समझ रहे हो आप, यहाँ देखो, बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर और गोलकुंडा से संधि कर लिया, यहाँ की कर ले रहा है ये, अहमदनगर के विरुद्ध दे रहा है गोलकुंडा और बीजापुर को सहयोग, है ना। किंतु उसकी ये वाली नीति जो थी ना वो असफल हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो थे ये अहमदनगर और गोलकुंडा वाले लोग जो थे ना, ये समझ चुके थे। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये बहमनी जो साम्राज्य होता है, बहमनी साम्राज्य, ये क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है ना। जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, एक होता है और बरार छोटा सा, है ना। ये राम राय क्या करता है, इनसे लड़ा देगा, कभी इसके पक्ष में हो जाएगा, कभी इसके पक्ष में हो जाएगा, ठीक है। परंतु बाद में क्या हुआ, इन लोगों को समझ में आ गया कि ये भाई साहब अपना उठा रहा है फ़ायदा, है ना। तो जब ये इनको भड़काता रहता है, पर लास्ट में इनको समझ में आ जाता है, तो ये सब प्लान बना लेते हैं और एक हो जाते हैं। और एक होने के बाद क्या हो जाता है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 1565 ईस्वी में, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। देखिए बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया और बीदर हो गया, है ना। सारे के सारे जो भी अपने बहमनी साम्राज्य के जो अवशेष राज्य हुआ करते थे, अवशिष्ट राज्य, सारे एक जगह हो गए और सब लोगों ने एक होकर इस पे हमला कर दिया विजयनगर पर। अब भाई सब लोगों ने हमला किया
तो विजयनगर का हारना तय था। और इस युद्ध को क्या कहा? तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध इसे कहा जाता है। तालीकोटा का कह लो, राक्षसी तांगड़ी का कह लो या बन्नी हट्टी का युद्ध इसे कह लो। और इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? सेविल, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, है ना। ठीक है, अब होता क्या है, संयुक्त मोर्चे की विजय होगी। भाई सबको पता है किसकी विजय होगी, जब सब एक जगह हो गया तो विजय किसकी होगी? संयुक्त मोर्चे की विजय होगी। और राम राय जो है वो लड़ता हुआ मारा जाता है। मरेगा भाई, उल्टे सीधे काम करेगा, इधर भड़काएगा तो इधर, इधर का इधर भड़काने वाला आदमी मरता है लास्ट में। ठीक है, इसके पराजय के साथ साथ ही जो अपना विजयनगर साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। अब जो सर्वोच्चता इसकी हुआ करती थी वो ख़त्म, और इसी के साथ ही दक्षिण में हिंदू सर्वोच्चता है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? तिरुमल के सहयोग से जो सदाशिव होता है, सदाशिव तो बचा रहता है, मरता कौन है? राम राया। ठीक है, वो पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगता है। कौन? सदाशिव। अभी भी वो राजा है सदाशिव, देखो अभी भी वो राजा है। वो यहाँ से भाग जाता है और पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बना लेता है और वहाँ पर शासन करने लगता है। फिर थोड़े दिनों में क्या करता है, इसको पता लग जाता है तिरुमल को कि भाई ये सदाशिव राय तो कोई काम का आदमी नहीं है, तो ये इसको हटा देता है और तिरुमल खुद ही राजा बन जाता है। तिरुमल जो है, तिरुमल खुद ही राजा बन जाता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। किसकी? अरविडु वंश की। अरविडु वंश की स्थापना ये कर देता है ना। ये होता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद और आ जाते हैं तिरुमल राय, श्रीरंगादित्य, रामदेव राय, है ना, श्रीरंग तृतीय। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में थोड़े दिनों बाद में इसको बीजापुर के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है और इसका जो है राजा होता है श्रीरंगा तृतीय, वो मैसूर में मर जाता है। उसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का अंत ही हो जाता है ना। तो इसका अंत कहाँ से शुरू हुआ? इसका अंत हुआ ये जो तालीकोटा का जो युद्ध होता है ना, इससे इसका अंत हो जाता है। ठीक है ना। अब देख लीजिए पूरे राजा एक बार मैं आपको रिवाइज एक बार करवा दूं। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का, है ना। फिर ये किस वंश से होते हैं? संगम वंश से होते हैं, क्योंकि इनका बाप होता है उसका नाम होता है संगम और वो एक नायक होता है। ये नायक कौन होते हैं ये हम देखेंगे कल, जब हम विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन पढ़ रहे होंगे ना, तब हम ये देखेंगे। हरिहर बुक्का आता है, फिर हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, ऐसा सब आ जाते हैं। फिर कौन? देवराय प्रथम राजा आता है। फिर उसके बाद आता है देवराय द्वितीय राजा आ जाता है ना। इस प्रकार से ये अपना कौन सा वंश चल रहा होता है? ये संगम वंशी चल रहा होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि एक आ जाता है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह जो है ये किस वंश की स्थापना कर देता है? इसका नायक, इसका जो सेनापति होता है नरसा नायक। नरसा नायक जो है वो इसको राजा बनवा देता है सालू नरसिंह को। और किस वंश की स्थापना कर देता है? ये सालू वंश की, है ना। तो ये सालू वंश आ जाता है बाद में। फिर आ गया अपना सालू वंश, है ना। अब मार मूर के राजा बना तो थोड़े दिन ही चलेगा, है ना। उसके बाद में जो है सालू नरसिंह के बाद में इसका बेटा होता है इम्माडी नरसिंह, जिसको नरसा नायक कैद कर लेता है। और फिर वीर नरसिंह उसका बेटा होता है। नरसा नायक का वीर नरसिंह इसको टपका देता है और खुद राजा बन जाता है वीर नरसिंह। और किस वंश की स्थापना कर देता है? तुलु वंश की स्थापना कर देता है ना। और तुलु वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ? तुलु वंश का महान राजा हुआ कृष्णदेव राय, है ना। इसके दरबार में कौन था? अल्लासीन पेडन्ना, तेनाली रामकृष्ण इसके दरबार में थे, है ना। ये हमने देख लिया। उसके बाद और थोड़े राजा आते हैं, है ना। अच्युतदेव राय आता है, फिर सदाशिव राय आता है, फिर तिरुमल नाम का एक आदमी आता है, सदाशिव राय को हटा देता है और अरविडु वंश की स्थापना, ये अरविडु वंश की स्थापना वो कर देता है। तो इस प्रकार से कितने वंश आ जाते हैं इसमें? संगम वंश सबसे पहले आता है, ये आपको याद रखनी क्रोनोलॉजी। संगम वंश आ गया। संगम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? सालू वंश। सालू वंश के बाद में कौन सा आता है? तुलु वंश। और तुलु वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? तुलु वंश के बाद में अरविडु वंश। अरविडु वंश। तो ये वंश की क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। कौन सा राजा कौन से वंश से संबंधित था, है ना। संगम वंश कौन था? सालू वंश से कौन था? तुलु वंश से कौन था, है ना। अगर कृष्णदेव राय के बारे में बात करें
तो किससे संबंधित था? तुलु वंश से। और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय की बात करें तो किससे संबंधित थे? संगम वंश से संबंधित हुआ करते थे। ये इतना अपना हम देख लिया विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बारे में, कौन कौन से राजवंश हुआ करते थे। कल का लेक्चर होगा, उसमें हम विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति है वो हम देख लेंगे, और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी तो, विजयनगर साम्राज्य की तो। ठीक है, चलें। हाँ, तो आज जो है अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी ये वाले टेलीग्राम चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो हमें कमेंट्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।